गाइस, माई सेल्फ सत्या कुर्रे और आप पढ़ रहे हैं हैप्पी लर्न विद सत्या के साथ। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तो अभी हम लोग 100 क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सी टेट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 7 जुलाई को एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, अब थ्योरी कितने भी पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू लगाना ही पड़ता है और एमसीक्यू लगाने से हमको एक बेसिकली आइडिया हो जाता है। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि टाइम जो है ना बहुत कम होता है। तो आप स्टार्ट करेंगे एग्जाम ना, वहां से ही आपको टाइम का एकदम विशेष ध्यान देके और एकदम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, और उससे भी इम्पोर्टेंट है आप रोल नंबर भरने के टाइम एकदम चिल रहिए। उस टाइम पे आप इतनी मतलब इतना वो नहीं करेंगे कि आपके रोल नंबर ही बिगड़ जाए, फिर सब चीज वो हो जाए, है ना। रोल नंबर अच्छे से भरने के बाद आप फास्ट करेंगे कुछ भी। तो ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह मेरा एक बेस्ट जो है वो लाइन आप लोगों के सामने होते हैं। वो लाइन ये है कि हमेशा, हमेशा क्या, हमेशा जो है वो सफलता की शुरुआत, जो हमारी सफलता की शुरुआत है वो हमेशा एक असफलता से होती है। ठीक है, ये बहुत अच्छी लाइन है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सीजी टेट का एग्जाम दिलाया तो सीजी टेट अगर नहीं निकला तो ये बिल्कुल हताश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक बड़ा तबका जो है वो इस दौर से गुजरता है कि असफलता पहले मिल जाती है, या अगर निकल रही होगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपन सी टेट को भी अच्छे से करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से देख रहे हैं। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ऐसे नहीं। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि बड़े क्वेश्चन होने के कारण ना छोटे छोटे क्वेश्चन को दे देते हैं और बाकी क्वेश्चन को रहने देते, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल आए हुए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इससे बेसिकली बहुत अच्छी आइडिया मिलेगी, और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये जो है कैसे लगा। फिर इस सीरीज को जो है अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अमूर्त संख्यात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को, ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी है वो कहाँ पे पहुंच चुका है, तो वो जो है वो अमूर्त संख्यात्मक चरण में पहुंच चुका है। ठीक है, तो उसके लिए जो एक शिक्षिका है, एक जो टीचर है, उसको क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए, परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने की समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए, अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए। नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए नहीं मतलब अमूर्त चीजों को अगर हमको बढ़ावा देना है तो ये तो करना पड़ेगा ना। समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। सारी पॉइंट्स जो है वो ए भी, बी भी और डी भी, ये सभी हमको क्या लग रहे हैं, पॉजिटिव लग रहे हैं। तो पॉजिटिव लग रहा है तो अपन देखते हैं कि ए बी और डी किस में है, तो ए बी डी जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा दूसरा है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समायोजन और समावेशन की पूरक प्रक्रियाएं हैं। तो समायोजन और जो समावेशन है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि समायोजन जैसे कि हम हमारे पास कोई नॉलेज है और वो नॉलेज कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है, और जब हमको कोई नया नॉलेज मिल जाता है, ठीक है, तो उसको रिप्लेस करके हम नए चीजों को, जैसे कि हमको ये लगता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, ऐसा लगता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम ही रही है। लेकिन कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सूर्य जो है वो स्थायी है, तो नहीं, सूर्य भी अपने अक्ष पे जो है वो क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, वो भी अपने एक अक्ष पे जो है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है गैलेक्सी में। जैसे कि सब तारे हैं तो वो भी एक तारा है, तो वो भी अपनी जगह में रोटेट हो रहा है। तो जैसे हमको नया ज्ञान प्राप्त हुआ और पुराने ज्ञान को रिप्लेस करके हमको कुछ नई चीजें समझ में आती है, तो इस संयोजन है। समावेशन को आत्मसात भी बोल सकते हैं कि हमारे पास कुछ ज्ञान है और कुछ ज्ञान हमको और मिल गया, तो हम उसको क्या कर लिए, मतलब जोड़ लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों जो है प्रक्रियाएं हैं। तो जीएन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं, ये उन्होंने कहा है। तो वो अनुकूलन का कहा है, सीखने के निकटस्थ क्षेत्र के बारे में कहा, संरचनात्मक चित्रण के बारे में कहा है, कि अग्रिम आयोजन के बारे में कहा। तो हैबिटेशन या अनुकूलन बोलते हैं, ये जो चीजें हैं वो इसके अंतर्गत आती है कि कोई चीजें अगर हमारे अनुकूल नहीं है तो उसको हम अपने अनुकूल करने के लिए उस चीजों को क्या करते हैं, समायोजन करते हैं या समावेशन करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन प्याजे खालिस्तान और लेव वाइगॉत्स्की खालिस्तान को महत्व देते हैं। तो देखो ये दोनों किसको महत्व देते हैं, तो जीन प्याजे ने क्या कहा है, परिपक्वता। हमेशा मतलब इसकी थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो याद रखना कि कभी हम लोग को ना अभ्यास जैसे शब्द ना ऐसे लगते हैं कि निगेटिव है करके, ठीक है, अभ्यास प्रैक्टिस ऐसी चीजें आती है तो लगता है निगेटिव करके, लेकिन यहाँ पे जब विकास की बातें जो जीन प्याजे ने जब अपनी थ्योरी में बताई है तो उन्होंने कहा है कि परिपक्वता जो है वो बुद्धि विकास और अभ्यास से जो है वो आती है। ठीक है, तो जीन प्याजे ये जो है किसके बारे में बताता है, मेच्योरिटी के बारे में बताता है। लेव वाइगॉत्स्की ये मतलब जग जाहिर है कि इन्होंने जो है समाज और संस्कृति के ऊपर जो है अपनी थ्योरी दी है। तो इसमें हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर फर्स्ट जो है वो हो जाएंगे, ऑप्शन पढ़ने की इतनी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है।
सही नहीं है ना। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो निर्देशित आदान प्रदान, व्यापक चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम, दोहराव व स्मरण करना। सीधी सी बात है, अगर कहीं पे भी किसी भी ऑप्शन में ये इस पे टाइम वेस्ट ना करने की बात है कि अभी हम लोग जब इसकी तैयारी करें तो इतना पता हमको होना चाहिए, और उसके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो भी बना दूंगी कि कौन कौन सा चीज हमको दिख जाएगा अगर पेपर में, तो उस चीज को हमको छोड़ना है। ठीक है, तो हमेशा हमको याद करनी है, स्मरण करनी, जैसे अगर कोई चीजें दिखती है तो वो हमारे ऑप्शन में अगर नहीं होना चाहिए, ऐसा अगर पूछा जाता है तो वही वो हमारा आंसर होगा, या नहीं या हाँ बोला है, क्या बोला है, यहाँ पर ये क्वेश्चन को भी देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दोहराव व स्मरण नहीं कराना है हमको किसी भी परिस्थितियों में। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि बाल विकास में खाली स्थान से खाली स्थान बदलाव का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में किससे कहाँ से कहाँ के अध्ययन का, देखो एक चीज होता है कि हम एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें प्रैक्टिस कर किए हैं बहुत बार कि क्या होता है उसमें, कि उसमें ये होता है कि हम गर्भ से लेके किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं, सीडीपी में हम कहाँ से कहाँ तक अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे बाल विकास में और यहाँ पे बालक के बारे में बात हो रही है बेसिकली इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन मैंने मतलब अपने मन से क्रिएट नहीं किया, सी-टेट के जो है 2022 से लेके 5 साल के क्वेश्चन है यहाँ पे, 2022-23 सॉरी 19-20-21-22 चार साल के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड है इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी पूछा गया है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि जो बालक का जो विकास है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये गर्भ से स्टार्ट होके किशोरावस्था तक हम इसमें अध्ययन करते हैं, ये भी क्वेश्चन है। पर ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन नहीं है जो हम मतलब ऐसे हम सोच रहे हैं कि ये वो क्वेश्चन है, तो ये वो क्वेश्चन नहीं, ये कौन सा क्वेश्चन है? तो यहाँ पे ये बोला गया कि बाल्यावस्था या बालक का जो विकास है वो कब से कब तक? तो गर्भधारण से माध्यमिक बाल्यावस्था तक इसका जो है क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है कथन दिया हुआ है, कथन क्या दिया हुआ है देखते हैं अपन। बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। और उसके बाद तर्क दिया हुआ है, तर्क क्या दिया है कि आनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठे संयोजन संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करती है। तो नेचुरल सी बात ये है कि बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। आप कैसे बता सकते हैं? आप बता सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, पर सटीक एकदम नहीं बता सकते कि ये क्या होगा, कि आगे चल के डॉक्टर बनेगा, कि इसका दिमाग जो है वो डिसेबल हो जाएगा, मतलब कि कुछ भी हो सकता है ना, मतलब कि ऐसे एकदम सटीक अनुमान नहीं लगा सकते। और दूसरी चीज ये है कि आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठे संयोजन से बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय होता है, जैसी संगति है ना वैसा इंसान बन जाता है, ऐसा बोला जाता है। ये कई ऐसी कहावतें हैं जिससे मतलब बच्चे कहाँ पे टर्न हो जाएंगे ये कोई नहीं बता सकता। तो उनका मार्ग जो है वो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग एंड हेरिडिटी जो उनकी अनुवांशिकता है उसके अकॉर्डिंग जो है डिसाइड होती है। तो हमारे आंसर यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा? एक सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही लाइन जो है वो क्या है? सही है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं अपन क्या है, आगे देखते हैं। आगे है समाजीकरण। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, समाजीकरण का मतलब कि समाजीकरण क्या है ऐसा करके पूछा गया इसमें। तो क्या है? समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है, व्यवस्थित तरीके से होने वाली है, रैखिक प्रक्रिया है, औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। तो केवल शब्द आएगा ना, कुछ चीजें तो ऐसे फर्स्ट पेज में ना कॉपी के नोट कर लो, जैसे स्मरण है ना, और उसके बाद क्या है? स्मरण शब्द है और केवल शब्द है, ऐसा कुछ शब्द आता है ना, तो वो हमारा आंसर हो गई पहली बात। उसके बाद दूसरी चीज, समाज में रहते हो आप, मतलब दिल पे हाथ रख के ये बता दो कि समाज क्या, मतलब सरल लगती है समाज है, पेपर नहीं निकलता तो अलग से ताना मारते हैं ना, बहुत मतलब काफी चीजें। तो समाज की जो संरचना है ना वो जटिल है, जटिल है। पर क्या कभी कोई सामने से बुराई करके चले जाता है क्या कि आप एग्जाम नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी है, या ऐसा सामने से नहीं। कभी कोई सामने में बोल भी देते हैं जिसकी वजह से हम शादी ब्याह या किसी चीज से चूकते हैं जब तक हमारे एग्जाम अच्छे से नहीं जाए रहते हैं। तो वही है कि यहाँ पे जो सोसाइटी है उसकी जो संरचना है वो क्या है कि वो जटिल भी है, और हमको डायरेक्ट भी दिख सकती है और इनडायरेक्ट भी दिख सकती है, तो दोनों तरीके से। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो 2 है वो जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा होगा, मैं इसको बड़ा करती हूँ, क्वेश्चन तो मैं पढ़ चुकी हूँ, अब ऑप्शंस देखते हैं अपन। ठीक है, कि जो विद्यार्थी है ना उसके विश्वास को बढ़ाना है हमको, है ना, तो वो क्या चीज उसमें क्या हो सकता है? संभावना हो सकता है।
तो मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और प्रयास में मेरी क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूँ तो मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम हूँ। मैं एक बदकिस्मत बदकिस्मत तो गलती से भी नहीं है, क्योंकि वो क्यों कोसेगा भाई अपने आप को, कोई कोसता है क्या? नहीं कोसता, ठीक है। उसके बाद मेरे पास विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता नहीं है। क्यों नहीं है? वो बना सकता है, ये भी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि जो चीजें मतलब ऐसी है ना कि बच्चों के लिए नेगेटिव है, वो चीजें गलत ही हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। बुद्धिमान नहीं हो तो बुद्धिमान बन जाओ, क्योंकि हम भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा होता है विद्यार्थी, ठीक है। तो ये भी नहीं आएंगे आंसर। तो क्या है कि वो कर सकता है, अगर वो कोशिश करे तो कर सकता है, और आप भी कोशिश करें तो कर सकते हैं। दैट इज completely सॉल्यूशन ऑफ एनी एग्जामिनेशन इन एनीथिंग, है ना। तो हम कोशिश करें तो कुछ भी कर सकते हैं, और बच्चे को यही धारणा रखने के लिए बोलना चाहिए, और यही संभावना को हमको उसके अंदर में बिल्डअप करना है, ठीक है। उसको ये नहीं बोलना कि भाई तू बायो लेके मत पढ़, तो डॉक्टर नहीं बन सकता, ऐसे उसके ऊपर हम धब्बा नहीं लगा देंगे, किसी तरीके से हम उसको टॉर्चर नहीं करेंगे, बोलेंगे ही नहीं कि तुम में ये क्षमता है, तुम ये नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं, प्रयास कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है संवेगों और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। कौन सा कथन संग इमोशन है और कॉग्निटिव है, उसके बारे में क्या चीजें जो है वो सही है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के संवेगों से ध्यान अवधि अपरिवर्तित रहती है ना। सकारात्मक पूछा है यहाँ पे, इसको चाहे तो अंडरलाइन कर सकते, सही है पूछा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है संवेग और तार्किक सोच एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, है ना। कैसे होंगे भाई, है ना। हम कभी रोते हैं, ठीक है, तर्क लगा के रोते हैं कि भाई मैं क्यों रो रही हूँ, ठीक है। ऐसी कुछ भी ऐसे सोच के थोड़ा ना, कोई हंसेगा तो कोई तर्क लगा के, तो ये तो अलग हुई नहीं, तो ठीक है। मतलब कि ये एक वो हो गया, है ना, स्वतंत्र नहीं होते, मतलब कोरिलेटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद है संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। संवेग जो है वो हमारी जो स्मृति है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उसको याद दिलाती ही है हमको कि हाँ इस टाइम ये हुआ था। उसके बाद स्मृति सकारात्मक या नकारात्मक संवेगों से जुड़ी नहीं है, होती है भाई स्मृति जो है। हम सोचते हैं कि हमारे घर में कोई बुरी घटना हुई है, हम उसको भूल जाए, भूल ही नहीं सकते कभी, मतलब थोड़े बहुत याद आएंगे। अच्छी घटना है, हम सोचेंगे कि उसको हमेशा याद आए तो भी उसको भूल जाते। तो संवेग ये चीजें करने के लिए जो है वो जानी जाती है। स्पेशली सब एक जो इमोशंस होते हैं हमारे, है ना, या हमारे जो संज्ञान मतलब क्या होता है, बुद्धि ही होता है, क्योंकि प्याजे ने एक लाइन में जो है वो स्पष्ट रूप से बताया कि संज्ञान का मतलब संयोजित या सुसंगठित बुद्धि से उसका मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली बातें हो गई। तो ये सही क्या है अपना, सही है जो है आंसर नंबर 3 है। संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट अपन देखते हैं। यहाँ पे सिक्वेंसली क्वेश्चन जो है वो अरेंज किया गया है, वहाँ पे थोड़ा सा अब इस तरीके से क्वेश्चन हम देखते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अभ्यास जो है वो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सुनिश्चित करने में सहायक होगा। मैं यहाँ पे हमेशा ये बताऊंगी कि मतलब यहाँ पे ऑप्शन सारे जो है वो अच्छे ही होंगे। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ऑप्शन सारे अच्छे ही होते हैं, लेकिन हमको ये ध्यान देना है कि किसके बारे में पूछ रहे हैं। तो किसके बारे में, तो दृष्टिबाधित है वो बच्चा, ये चीज हमको भूलना नहीं, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकता, उसके हिसाब से हमको ऑप्शन लगाने हैं। ये नहीं ये भी सकारात्मक है तो इसको भी इसको भी इसको भी पॉजिटिव है। आई नो कि एवरीथिंग इज पॉजिटिव, ऐसे ऐसे चीजों पर हर चीज जो है वो सकारात्मक होती है, पर हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसके हिसाब से हम अपना आंसर देखें। तो छोटे मुद्रण और चित्रों वाली पुस्तकें, अब वो देख ही नहीं सकता तो हम उसके लिए चित्र वित्र का क्या व्यवस्था करेंगे, ठीक है। उसके बाद है शिक्षक और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग, देख ही नहीं सकता भाई, तो हम उसको अगर सिंबॉलिक वो करते हैं, दिखाते भी है, तो कोई मतलब का नहीं है। स्पर्शनी और उभरी सामग्री का उपयोग, अब ये चीजें सही हैं क्योंकि वो उभरी हुई चीजों को स्पर्श करके अपने फिंगर से चीजों को समझ सकते हैं। तो दृष्टिबाधित छात्र के लिए अपन क्या कर सकते हैं, स्पर्शनी और उभरी सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा उभरा हुआ हो, ठीक है। उसके बाद आगे है हमारा क्या है, सृजनात्मक सृजनात्मक वाले विद्यार्थी जो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो कि निम्नलिखित में से किससे बढ़ावा देती है। बचना है हमको ना, उसको बढ़ावा नहीं देना, बचना है। क्या किस चीज से बचना चाहिए एक शिक्षिका को, तो अभिसरण सोच को, विचारों की मौलिकता को, सीखने की जिज्ञासा को। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर लिया गया है अभिसरण सोच को। अभिसरण का मतलब एक चीज ऐसा हम सोच सकते हैं कि एक सोच होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी, ठीक है। तो अपसारी होना चाहिए हमेशा, मतलब जो वो है हमारी सोच है वो बहुत सारे दिशाओं में ऐसे फैले होनी चाहिए, ऐसे संकुचित नहीं होनी चाहिए एक जगह में ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज से हमको क्या करना चाहिए, शिक्षिका को बचना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़े हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जिसको तुम आप टाइम टेकिंग रहेगा उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एक अभिकथन दिया हुआ है, क्या दिया है
कि एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके, करना चाहिए। विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, चाहिए है, जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हो। तो क्या आप ये कहोगे कि मतलब तुमको अगर पूरा पता है ना, न्यूटन की गति का तीसरा नियम पूरा पता है ना बेटा, तभी तो बताना खड़े होके, ऐसे बोलोगे क्या किसी बच्चे को? नहीं। अगर थोड़ा सा भी, अब ये भी नहीं होगा कि वो चल छोड़ो उसको, आप कभी फिर बताऊंगे कि इस पर स्टोरी है तभी थोड़ा सा वैसा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये कि बच्चा को अगर थोड़ा सा भी पता है ना, तो आप उसको मोटिवेट करोगे कि बताओ, जितना पता है उतना ही बताओ, ठीक है। अगर उसको ए फॉर एप्पल मतलब उसको पूछ रहे हो कि पूरा जेड तक पता हो, अगर नहीं पता भी है तो आप क्या करोगे, उससे पूछोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन जो है हमारा गलत है और फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। तो अपन देखते हैं कि ए सही है और आर गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, 3 जो है वो हमारा क्या है, आंसर है। ओके, देन आगे, ठीक है। काफी मतलब कि प्रैक्टिस ऐसे ही नहीं होती कि हम जब डायरेक्ट ऐसे ही पेपर में चले जाते हैं ना, एमसीक्यू लगाए बिना, तो ये दिक्कत आती है हमारे पास कि वहाँ पे हमको समझने में ना बहुत टाइम लगता है कि हम मतलब कि चीजें पता होती है पर टाइम टेकिंग रहता है ना, क्वेश्चन पर क्वेश्चन अगर 1 मिनट भी मिलता है फिर भरने में, फिर वो फोटो खिंचाने वाले लोग आ जाते हैं, प्रवेश पत्र उठा के ऐसे करो मुंह को, फिर ये सारी चीजें होती है, उसमें निकल जाता है। तो 40 से 50 सेकंड भी अगर एक क्वेश्चन में मिलता है तो टाइम टेकिंग रहता है, और जितना एमसीक्यू हम लगाते हैं उसके हिसाब से जो ये हमारा जो हमारा मतलब इसमें क्लियरिटी आती है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है, नहीं देता है ना, नहीं देता है, ठीक है, बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा नहीं देता है। तो अन्वेषण, अधिसंज्ञान, बातचीत, अंतःक्रिया, निष्क्रिय अवलोकन। इनएक्टिव रहेगा तो कहाँ से कुछ कर पाएगा भाई, है ना। उसको क्या रहना पड़ेगा, सक्रिय रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। तो ये चीजें क्या है यहाँ पास, निगेटिव है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन, किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को कहा जाता है। किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को कहा जाता है। ये 2021 या 22 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर लिया गया हमारा क्या चीज, प्रक्रियात्मक ज्ञान, ठीक है। तो किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को कहा जाता है प्रक्रियात्मक ज्ञान कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि बस आ ही जाते हैं, ठीक है। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों से शिक्षार्थियों के बीच योजना बनानी चाहिए जो, कैसी योजना बनानी चाहिए, आप मान लो आप टीचर बन गए तो आप कैसी योजना बनाओगे कि बच्चों के लिए कैसी योजना बनाना चाहोगे। आप क्लास में जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, आ रहे हो, आप कैसी योजना बना, तो चिंता करे बच्चा, चिंता करे, डाल दो उसको एंजाइटी में, स्कूल आना ही छोड़ देगा, फिर आप ही को निकाल देंगे, ठीक है। चिंता ना, चिंता करे ऐसे चीज को, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देंगे आप उसका। बोरियत बना देंगे, जिंदगी बोरियत बना दो, हम तो खुद ही पढ़ पढ़ के बोरियत हो गए, उसको भी बोरियत बना दे कि गलती से टीचर बन गए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है हतोत्साहन, बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। कुछ ऐसी चीजें करेंगे जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, मतलब अगर किसी बारे में पढ़ा रहे हैं, गैलेक्सी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तारामंडल के बारे में कुछ भी बता रहे हैं, तो ऐसे याद हम ये बोले बच्चे को कि अगर पानी नहीं होता तो क्या होता, एक फिर सोचेगा बच्चा, जिज्ञासा करेगा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी, हाँ यार सच में नहीं होता तो क्या होता। तो ये चीजें हम उसके अंदर डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि हमको उसको क्रिएटिव बनाना है, सृजनात्मक बनाना है, रचनात्मक बनाना है, उसको अच्छी चीजों, अच्छी दिशा में लेके जाना। तो बच्चे के अंदर हम क्या उत्पन्न करेंगे, जिज्ञासा, ताकि वो जानेगा। तो फिर अगर हम उसको बोलेंगे कि अगर नहीं होता तो क्या होता, वो जानने के लिए फिर उस पूरे चैप्टर को ध्यान से सुनेगा कि अगर नहीं होता तो क्या होता और है तो उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद आगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं है, सारे क्वेश्चन एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन से हमको एक बेसिक आइडिया होता है कि हमको वहां पे जाके करना क्या है। और ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, नहीं तो फिर आप पुराने वर्ष के क्वेश्चन पेपर निकाल के देख सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसे ही है कि नहीं, ठीक है। मुझे पता है, उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है, ठीक है। मूल्यांकन का क्या करता है, कौशल का परीक्षण करता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि अब हमको दार्शनिक बना दिया जाता है, मतलब कि सोचो और बताओ कि दार्शनिक हो कि नहीं, ठीक है। मेरे को तो ऐसे ही लगा ये क्वेश्चन देख के, ठीक। तो यहाँ पे ये है, आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। क्या ये जो है मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। पुरातत्व को परिभाषित कीजिए, क्या ये है। हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन क्या इस चीज को इस चीज को बताता है। ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा है, तो इसका आंसर लिया गया है भैया, इसको लिया गया है कि आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न
हैं, हमको पूछेगी तो हम बोलेंगे उसको कि वो संस्कृत में लिखा जाता था, आज भी लिखे जाते, पर हम जो पढ़ते हैं वो हिंदी में लिखे जाते हैं। उस टाइम पे क्लिष्ट हिंदी की यूज़ की जाती थी, पर अभी के टाइम में ये जो भाषा परिवर्तनशील है, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ कुछ अच्छी चीज़ें हैं उसको बताएंगे, पर हम जो नहीं जानेंगे उसको ऐसी लगेगी। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है क्या, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए। मैं एक चीज बताऊंगी आप लोगों को, बस आप कभी भी किसी तरीके से कोई पढ़ने आप क्यों ना स्टूडेंट हो या कभी टीचर बन जाओगे, अगर कोई बच्चा आर्थिक रूप से या किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहा है और आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए प्लीज, क्योंकि हम किसी को खाना नहीं देंगे तो एक दिन 2 दिन वो खाने के बिना रह जाएगा, फिर काम करेगा, फिर खाना खाने के लिए कुछ न कुछ साधन ढूंढ ही लेगा। लेकिन आदमी एक बार अगर पढ़ाई छोड़ देता है ना, बच्चा अगर एक बार पढ़ाई छोड़ देता है तो फिर उस वो दिशाहीन हो जाता है ना। ये नहीं बोलती कि पढ़ाई से सब चीज होता है, पर मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि पढ़ाई के बिना सब कुछ होता है, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं और जो जिंदगी यहीं से सिखाती है। तो आप कभी भी किसी का भी हेल्प कर पाते हैं तो आप बिल्कुल करिए। आप उसको पढ़ाने में किसी भी तरीके से अगर आप कर पाते हैं, आप सक्षम है तो आप कर सकते हैं। फाइनेंशियली नहीं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, हम टीचर हैं तो हम क्या करेंगे, एक घर पर ट्यूशन लें, ऐसा कुछ व्यवस्था करेंगे। उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे कार्य पत्रक दिए जाएं, स्कूल आने की उनकी रुचि कम ना हो। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है किसी भी कारण से, चाहे सामाजिक आर्थिक किसी भी कारण से, तो हम ऐसा कोशिश करेंगे कि वो कितनी भी अभावग्रस्त या किसी भी चीज में हो, हम उसके अंदर एक क्या उत्पन्न करेंगे, रुचि, इंटरेस्ट पैदा करेंगे कि आज हम जो है वो बच्चों को रेलगाड़ी बना के जो है वो चारों तरफ घुमाएंगे, और कभी उसको दिल्ली घुमाएंगे, कभी जम्मू कश्मीर घुमाएंगे, कभी उसको छत्तीसगढ़ ले आएंगे, तो कभी उसको भूटान भेज देंगे। ऐसा अगर उसको बताते हैं तो वो दूसरे दिन आने के लिए क्या हो जाएगा, उत्सुक रहेगा। कुछ भी अगर उसको आधा पेट खाना भी मिल रहा है ना तो वो आएगा स्कूल, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमने इंटरेस्ट जागृत किया, आज कुछ नया होने वाला है। ठीक है, तो आप एक टीचर हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों, ये क्वेश्चन हमारे रिपीट। ओके, देख नेक्स्ट देखते हैं, हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्यों की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है। मतलब हमारी अपनी क्षमताओं, मतलब हमारी जो वो है क्षमता है ना, वो दिए गए कार्य के मांग के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान कहलाता है ये। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हमारा अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है। यह क्या चीज का एक उदाहरण है, तो ये क्या है, ये अनुरूपक सोच है, कार्यात्मक स्थिरता है, अनुक्रिया समुच्चय है, या पश्चगामी कार्यकारी युक्ति है। हमेशा मतलब कि यहाँ से एक कई कई शब्द ऐसे होते हैं ना कि अगर हमको उसको अच्छे से समझाया जाए ना तो हमको ये मतलब ऐसा लगेगा कि हम उस चीज को जान रहे हैं। लेकिन अगर वो चीजें कोई थोड़ा सा भी अगर उसको वो कर दे, विचलित कर दे, उसमें विचलन ला दे, तो वो चीजें हमको ऐसे लगती है कि पता नहीं क्या पूछ दे। पर यहाँ पे वही चीजें पूछी जा रही है कि अगर हमको पहले ये एक्सपीरियंस है कि इसी इसी 2 घंटा मतलब 30 मिनट में हमको क्वेश्चन पेपर बनाना रहता है, तो ये चीजें हम एक बार इस चीज से गुजर चुके हैं। तो दूसरी बार अगर इसी का ही हम यूज करते हैं और हम इस बार टाइम को इतना मैनेज करके चलते हैं कि इतने टाइम में मेरे को बना के और 5 से 10 मिनट अपना टाइम जो है वो बचा लेना है। ठीक है, तो यही कहने का मतलब ये है कि ये एग्जाम्पल है और मैं इसी से ही इसलिए रिलेट करके बता रही हूँ क्योंकि आप अच्छे से समझेंगे कि पूर्व में जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बाद हम जो है नया काम कर रहे हैं और उसे उसका यूज कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए अलग अलग साल में अलग अलग शब्द दिए गए। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा अनुरूपक सोच की, पूर्व में जो हमारी सोच थे उसको कोरिलेट करके हम नए सोच की ओर जो है, नए सोच को रिलेट करके उस चीज को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। तो समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है, ये देखते हैं क्या है। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना चाहिए, अलग अलग। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। अच्छा, ठीक है, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक, क्यों पृथक कर रहे हो यार, क्यों पृथक करना ही नहीं, बच्चे क्यों अलग करोगे तुम, बच्चे को नहीं करना है। ठीक है, बच्चों के क्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें
नामांकित करना, वर्गीकृत करना, पृथक करना, ये करना, 3 करना, 5 करना, ये बच्चों के साथ नहीं करना है, ठीक है। अलग अलग करना, क्यों अलग करोगे भाई आप? मतलब ऐसे बोल दोगे क्या कि आप थोड़े से मतलब डिसेबल हो तो आप बच्चे को ऐसे अलग रूम में बैठा के या कुछ भी करोगे क्या? नहीं, हमको अलग करना नहीं। हम समावेशी का मतलब ही यही है, समावेशी शिक्षा जो 2009 में आया है, इसका मतलब ही यही है कि इंटीग्रेटेड रूप से, एकीकृत रूप से सारे बच्चों को एक समान दृष्टिकोण से हमको देखकर और उनको पढ़ाना है, और उनकी भिन्नताओं, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर हमको ध्यान देके उसके हिसाब से अपन को क्या करना है, काम करना है। और हर बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता को देखकर, है ना, उसके हिसाब से योजना बनाना है और सबको समान दर्जे मतलब देने हैं, सबके लिए सबको समान व्यवहार करना है, ठीक है। इस तरीके से हमको अपना जो है कार्य योजना बनाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? वही है कि अपन उस टाइम में जो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें है कि कौन सा है और यहाँ पे कौन सा नहीं है। तो क्या है, बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचना और पट, उसके बाद है छोटी मुद्रण वाली कार्य सीट, ठीक है। उसके बाद है बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें और त्रिविमी नक्शे और चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये लग रहा है मेरे को कि आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो त्रिविमी नक्शे और चार्ट, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें और छोटी मुद्रण वाली कार्य सीट, बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचना पट। तो छोटी मुद्रण वाली ये जो है वो आना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको ही आंसर लिखी हूँ, पर थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, तो एक बार इसको रीचेक आप भी करना, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद है, हाँ, ये डिसेबिलिटी से रिलेटेड मेरा 5 से 10 मिनट का एक वीडियो है, आप उसको एक बार देख के एग्जाम में जाना, और आपका एक क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो मेरे को बताना। डिसेबिलिटी मतलब बहुत अच्छे से मैं उसको बताई हूँ, एकदम ट्रिक से बताई हूँ उसको, एक बार जाके उसको देखना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पठन वैकल्य, बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? मतलब कि अगर किसी बच्चे में पढ़ने में दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है उसको अगर, तो हम जो है वो क्या करेंगे, अपन जो है वो तो इस तरीके से हम क्या देख रहे थे कि पठन वैकल्य जो है वो ये वैफल्य हो गया, लेकिन ये वैकल्य है, ठीक है। बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो ऑप्शन ए है उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, ठीक है। उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, या क्या कर सकते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से। उसके बाद है उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, और उसके बाद है पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। तो किसी भी बच्चे में अगर डिसेबिलिटी है तो हम पढ़ क्या रहे हैं, एक चीज बताइए, हम लोग पढ़ क्या, हम सीडीपी पढ़ रहे हैं। तो सीडीपी में हम जो है वो बच्चे को कैसे पढ़ाना है, वो कैसे पढ़ता है, कैसे लिखता है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर पे हम मतलब, या उसको पढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है वो ये बात आती है। तो पठन वैकल्य की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं? तो ये है कि उनमें अगर कोई डिसेबिलिटी है तो रीडिंग संबंधित या मतलब पढ़ने के क्षेत्र से ही संबंधित होगा। तो उनके पढ़ने, क्या यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता का विश्लेषण करेंगे कि क्या उसमें पठन वैकल्य तो नहीं है, ठीक है, क्या उसमें लिखने वाला डिस्ग्राफिया तो नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों की पहचान करके हम क्या कर सकते हैं कि उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, ये चीज़ों को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, आगे क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना है भाई, तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? तो विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों को, अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएं। दूसरा क्या करेंगे, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, ठीक है। समूह बना दो समूह, तो है ना। उसके बाद है विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहु परिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो, ठीक है, करेंगे भाई, ऐसा तो करना ही है हमको। उसके बाद है कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। मानक बना दो, है, बच्चे को मानक बना दे, मानक बना के उसको जीने मत दो बेचारे को कि तुम भाई ग्रामर में टू लगाओ, आई हैव टू स्टार्ट लर्निंग। मतलब कुछ भी नहीं करना है बच्चे के साथ, वो चीज करना है उसके साथ जिस चीज को वो अच्छे से मतलब कर सके, ठीक है। तो कक्षा में आप क्या कर सकते हैं, तो कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 1 और 3 ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही है। तो देखते हैं कि 1 और 3 सकारात्मक है कि नहीं है, प्रोत्साहित करेगा कि बच्चे को भी। तो विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों को, अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाए, ठीक है। वो उसको हम ऐसे
स्ट्रक्चर देंगे कि वो बहुत जल्दी कुछ भी चीज़ ना करे, बहुत जल्दी रोना, बहुत जल्दी चीज़ों को करना या इस तरीके से नहीं, उसको एक मान मतलब ऐसे बनाएँगे कि वो अपनी अभिप्रेरणाओं को क्या कर सकती है, सुव्यवस्थित कर पाए, है ना? वो मोटिवेशन को एक सीक्वेंस दे पाए, ठीक है? उसके बाद है ना? उस स्तर पर ना जिस स्तर पर बच्चे हैं, अब उसको बड़े स्तर पर नहीं करेंगे, ठीक है? उसके बाद है तीसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य में सशक्त हो सके। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 जो है वो सही है ना? सी जो है वो ऑप्शन। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, उसके बाद है अ, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है, ठीक है? तो कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? तो विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है? तो अपन क्या कर दिए उनको? चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दे दिए, ठीक है? अब हमको यहाँ पे ये पूछा गया कि नहीं करना है भाई, नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे उसके बाद दूसरा क्या है? कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है? ये तो कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, नहीं करना है, क्या नहीं करना है? तो उसके बाद है अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। अच्छा, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। अच्छा, तो क्या चीज का पैसा देंगे तुमको? तुम भेजो उसको ट्यूशन, अब बच्चे को क्या, अब तुमको क्या चीज का पैसा दिया जाएगा? तो वहां पे जाके कुर्सी तोड़ने का पैसा दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। तो हम बच्चे को इस चीज के लिए नहीं कह सकते कि हमारा बोझ कम हो जाएगा, रे बाबू तुम जाके जो है वो ट्यूशन कर लो, ये चीज नहीं बोल सकते हम बच्चों को, ठीक है? उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की भूमिका नगण्य है। अब हमारी तबीयत खराब हो गई, इतना पढ़े, पेपर बचा है कल, अब हम दिन और रात पढ़ के पूरा तहस नहस कर दिए, पेपर में जाके सो गए, ऐसी करोगे क्या? नहीं कर सकते, ठीक है? तो जो हमारा स्वास्थ्य है उसको अच्छा रखना बहुत जरूरी है और ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमको पढ़ने की आवश्यक जरूरत नहीं है कि स्वास्थ्य जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमको अपने स्वास्थ्य को भी अच्छे से रखना है और उसके साथ फिर क्या करना है? पढ़ाई करना है, ठीक है? उसके बाद आगे नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन देखते हैं। तो कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए खालिस्तान वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय खालिस्तान वातावरण की। यहाँ पे दो जो है ब्लैंक है, वहां पे हमको भरना है कि वहां पे क्या आना चाहिए, ठीक है? तो कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए हमको क्या करना है? सहयोग करना है। क्या करना है? सहयोगी करना है कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है कि प्रतिस्पर्धित करना है? तो प्रतिस्पर्धा तो नहीं कर सकते, पर हम ये कर सकते हैं कि प्रभावशाली बनाने के लिए बच्चों को ये कहेंगे एक दूसरे को क्या करो? सहयोग करो, ठीक है? तो जब वातावरण की रचना खाली स्थान के बजाय, तो किसके बजाय हमको सहयोग की भावना बढ़ानी है? किसके बजाय? प्रतिस्पर्धा के बजाय। ये नहीं बोलेंगे कि उससे आगे निकलना है तो कुछ भी करो, उसको मारो पीटो, कुछ भी करो बाबू रे, तुम उससे आगे बढ़ना, ये नहीं बोल सकते। हम क्या बोलेंगे कि आप एक दूसरे के सहयोग करके आगे बढ़े, ये सीडीपी सिखाता है हमको, ठीक है? उसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? अधिगम के लिए आप विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं? तो वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो। सरल देख के अब उसको बिगाड़ दो तुम, सरल हमको देख के हमको बिगाड़ दिया गया है, ठीक है? दूसरा, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो, ठीक है? किसने कहा है? कमेंट करके बताना ये बात है, ठीक है? उसके बाद है प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना, ये हो सकता था पर इससे ज्यादा सकारात्मक ये है, ठीक? उसके बाद है सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, ठीक है? सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल क्यों दोगे भाई? क्यों? मतलब कि अब ये बोलोगे क्या 2 पाठ लिख के लाना है तो लाना ही है आपको, ये भले पता ना चले कि उस पाठ में क्या लिखा हुआ है, ऐसे बोलोगे बच्चे को? बिगाड़ दो बच्चे को, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? हमको ऐसा करना है कि वो बच्चे के लिए सकारात्मक हो, ठीक है? तो बच्चे को क्या करना है? अपने को पाठ उपलब्ध कराना है। कई कई के पे इसको पाठ बोला गया है, सहारा बोला गया है, ठीक है? कई कई पे इसके लिए अलग अलग वर्ड्स हिंदी में, इंग्लिश में और कई जगह सीडीपी में अलग अलग वर्ड्स आए हैं, ठीक है? किसने कहा है कि पाठ उपलब्ध कराना चाहिए? ये आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। चलो मैं वो दे देती हूँ, वाइगॉत्स्की ने कहा है, प्याजे ने कहा है, ठीक है? कोलबर्ग ने कहा है, किसने कहा है? आप बताएंगे, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, सही है नहीं, सही नहीं है, ठीक है? नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं? सॉरी बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण की